नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का ये खास पॉलिटिकल प्रोग्राम नेताजी घेरे में। नेताजी को हाथ जोड़कर बुलाया जाता है, जनता के हिस्से के सब सवाल पूछे जाते हैं बिना किसी लाग लपेट के, और माननीय नेताजी से ये उम्मीद की जाती है कि वो मंची शैली तज के थोड़ा करीने से सब कुछ साफ सफाई के साथ बताएंगे। नेताजी घेरे के आज के एपिसोड के हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के नेता कीर्ति आज़ाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। कीर्ति आज़ाद, पहला परिचय क्रिकेटर का, दूसरा परिचय भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विधायक का, तीसरा परिचय बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद का, चौथा परिचय कांग्रेस के लोकसभा के कैंडिडेट का, और पांचवा फिलहाल का परिचय दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के मुखिया का। इस सबसे पहले जी एक भारतीय का ये आपने जो बात कही, ये वाले भाजपा वाले बहुत कहते हैं, अभी भाजपा के बहुत सारे जो प्रचार वाले गुण हैं वो आपके अंदर बाकी हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश में है वो भारतीय है जी, और हमें राष्ट्रीयता की पाठ कोई न पढ़ाए। हाँ, जब 47 मतलब किसको, कांग्रेसी को या कीर्ति आज़ाद को? कांग्रेसी को नहीं, लेकिन जब आप भाजपा में थे तब तो पढ़ाते थे। इसी दिल्ली के आपके पुराने चुनाव प्रचार की क्लिपिंग्स हैं, जब आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे तब आप कांग्रेस को, शीला दीक्षित की सरकार को कोस रहे थे। जी, मैं गुमराह था। मैंने बहुत सारे बातें सुनी थी, वादे सुने थे। मैंने कभी अपने क्षेत्र में लोगों को झूठे वादे नहीं किए। मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं महंगाई कम करूंगा। मैंने कहा था कि इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। पिछले 6 वर्षों में जिस प्रकार से उम्मीदें बंधी थी वो उम्मीदें खत्म हो गई। रोजगार, आपको मालूम है कि हर साल 1 करोड़ रोजगार घट रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? जिस समय मनमोहन सिंह जी थे उस समय एक बैरल की कीमत $130 प्रति बैरल थी, आज वह $50 या उससे नीचे है। तो पेट्रोल के दाम स्वाभाविक हैं कम होने चाहिए थे, हुए नहीं। आप मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे हैं। 2014 में आप जब जनता के बीच गए थे दरभंगा की, तो इन्हीं मनमोहन सिंह को आप मंच से कोस रहे थे। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं मानता हूँ इस बात को। मुश्किल होता होगा ना, ऐसे भाजपा में रहे इतने टाइम, अब कांग्रेस में आ गए, अब किसको डिफेंड करें, कांग्रेस को या भाजपा को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं असूलों वाला आदमी हूँ। मेरे पिताजी के ईमानदारी की कस्में लोग आज भी खाते हैं। मैं उनके असूलों पर पड़ा बढ़ा हूँ। असूलों पर जब आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। पिताजी का आपने खूब जिक्र किया। भगवत झा आज़ाद, कांग्रेस के कद्दावर नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। भगवत झा आज़ाद साहब को जब गुटबाजी से जूझती कांग्रेस के दौर में 80 के दशक के उत्तरार्ध में राजीव गांधी ने मुख्यमंत्री बनाकर बिहार भेजा, तो ऐसा कहा जाता है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि आज़ाद साहब से कहा गया कि भाई आप यहाँ की चिंता मत करिए, जो लोकसभा की सीट खाली होगी उसमें आपके बेटे को चुनाव लड़ा देंगे। तो आज़ाद साहब का जवाब था कि राजीव जी, जब तक मैं जीवित हूँ मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा। ये हम लोग जिस आंदोलन से निकल के आए हैं, परिवारवाद वहाँ पे ठीक बात नहीं है, ऐसी बात कही जाती है पॉलिटिकल घरियालों में। सत्य है? जब उन्होंने कहा था तो मेरे पिताजी ने कहा था अभी वो क्रिकेट खेल रहा है और मैं जैसे ही राजनीति से संन्यास लूंगा, हाँ, वो आ जाएगा। आपने अभी राजनीति से संन्यास नहीं लिया, लेकिन आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है यहाँ से, दिल्ली के संगम विहार से। मेरी पत्नी कांग्रेस से पुरानी जुड़ी हुई है जी। और कितनी पुरानी? 2016 में वो आई थी और वो जुड़ी हुई हैं। पार्टी ने तय किया कि उनको चुनाव लड़ाना है तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। संगम विहार क्यों? आप तो गोल मार्केट से 93 लड़े, 98 हारे। पूनम झा आज़ाद 2003 वहाँ से लड़ी और हारी। संगम विहार से हमारा पुराना नाता रहा है। ये बिल्कुल मोदी जी वाली टेक है, पुराना नाता। बताइए नाता। हमारे पिताजी जब मंत्री बने 67 में जी, तो हमारे घर में होली मिलन कार्यक्रम, विद्यापति समारोह, सरस्वती पूजा, ये सब हुआ करते थे। और
यहाँ पर लोग लगभग 80 में 82 में बसना शुरू हुए, जो हमारे उधर के लोग थे। तो उन्हीं के साथ यहाँ पर मिलना जुलना, बैठना, कार्यक्रम करना। फिर हम लोग साकेत आ गए थे 1992 में। तो साकेत से भी मिलना जुलना, जब तक मेरे माता पिताजी का देहांत नहीं हुआ, वो साकेत में रहे। 2009 में माँ का हुआ, 2011 में पिताजी का देहांत हुआ, तो वो लोग यहीं रहते थे और संगम विहार से लोगों का आना जाना लगा रहता था। और मैं भी यहीं रहता हूँ। संगम विहार जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से सैनिक फार्म शुरू होता है। मैंने पैसा कोई ज़िंदगी में कमाया नहीं है, इसलिए किराए के घर पे रहता हूँ। दोनों बेटों से कहा है, तुम दोनों अब अच्छे काम करते हो, बिजनेस करते हो, अब अच्छा, कम से कम बिजनेस एक में घर ले आपके दो। बेटे दोनों? छोटा वाला है अपने ससुर के साथ करता है, और बड़ा वाला मल्टीनेशनल कंपनी में सिंगापुर में पोस्टेड है। साउथ ईस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक का वो हेड है। दोनों ने पढ़ाई लिखाई की, बड़े अच्छे क्रिकेट खेलते थे, लेकिन दुनिया जानती है कि क्या क्या नहीं सहा है मैंने, लेकिन मैंने ईमानदारी की राह नहीं। तो अभी दोनों बेटे प्रचार में लगे हुए हैं माँ के? नहीं, छोटा है, छोटी वाली पुत्र वधू भी है। वो अभी सिंगापुर में ही है, वो और उसकी पत्नी दोनों वहाँ काम करते हैं, इसलिए नहीं आ पाए। वो नहीं आते आपके कैंपेन में? नहीं, वो आए थे पिछली बार, लेकिन इस बार नहीं आए। क्रिकेट का आपने जिक्र किया, मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक इस देश के एक बहुत ऐतिहासिक मैच के बारे में आपसे जानें, जिस मैच के आप नायक थे। वो मैच वर्ल्ड कप के ठीक बाद खेला गया था, भारत पाकिस्तान के बीच डे नाइट मैच। क्या हुआ था उस मैच में? उस मैच में मुझे माता आ गई थी। एक्चुअली हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आए थे, हाँ, विश्व चैंपियन थे। उसके बाद ये पहला मैच था। कहाँ पे हुआ था ये? ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था, दिल्ली में। और ये पहला डे नाइट गेम था इंडिया का। वॉज इट ऑफिशियल दिस मैच? नहीं, ऑफिशियल था वो, लेकिन जब पाकिस्तान हार गई तो उसको अनऑफिशियल कर दिया कि इसमें रनिंग ट्रैक्स हैं, ये है वो है, इस करके उन्होंने कर दिया। बीच में वो एक्चुअली होना 60 ओवर का मैच था, लेकिन 50-50 का कर दिया गया, क्योंकि बीच में लाइट चली गई। उसके कारण से वह 20 ओवर, यानी 10 हमारे और 10 उनके काट दिए गए, और वो 50 ओवर्स हो गया। इस कारण से उस समय जो 60 ओवर मैचेस हुआ करते थे, जी, वो नहीं हो पाया, इसलिए उसको ऑफिशियल नहीं माना गया। हाँ। तो उसमें पहला मैच था, पहला डे नाइट गेम था जो हिंदुस्तान में हो रहा था। पहला वो पाकिस्तान के विरुद्ध था। पाकिस्तान ने बड़े अच्छे 50 ओवर में किए थे। उस समय 197 रन बड़े अच्छे हुआ करते थे। 3 विकेट गिरी थी, तीनों मैंने ली थी। और जब मैं बैटिंग करने गया था तो टीम का स्कोर था 75 पे 5 विकेट गिर गए थे, और 97 पे 7 हो गया जब मदन लाल आए थे। उसके बाद हम लोग दोनों ने मिल करके पाकिस्तानी टीम को खूब ठोका था। तो इसलिए लोगों को आज तक वो याद है, और मुझे भी याद है, मेरे जहन में है। और जब भी कभी आप अपनी भारत की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलो और अच्छा करो, तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है। अच्छा, तो आप इतना बढ़िया खेले, है ना। अब कांग्रेस आपसे ये उम्मीद कर रही है कि दिल्ली की पिच पे आप उनका सूखा खत्म करें। 0 सीट, आप देखिए, मतलब सांख्यिकी विद भी परेशान हो जाए कि 2013 तक जो पार्टी सत्ता में है वो 2015 के चुनाव में 0। क्यों गए 0 पे? गिरते हैं शह सवारी मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। सुषमा स्वराज भी यही बोलती थी, भाजपा की नेता, लोकसभा में, जब 96 में वाजपेयी सरकार बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी। शेर व शायरी तो सुन लेंगे सर, 0 पर क्यों पहुंचे? ठोस विश्लेषण, वजह? उसकी वजह यह थी कि यहाँ एक आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे का। जी। उस आंदोलन में अनेकों आरोप लगाए गए अरविंद केजरीवाल जी द्वारा शीला जी के ऊपर, भ्रष्टाचार का आरोप, ये आरोप, वो आरोप। और वो लोग बैठ करके उन्होंने ऐसी समा बना दी जैसे कि मान लो केवल भ्रष्टाचार ही हुआ हो। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, इन दोनों में जो केस थे, दोनों से बरी हो गए, उसमें कुछ नहीं निकला, ना 2G में निकला, ना कोयला घोटाले में निकला। आप लोग भी तो समा बांध रहे थे तब, भाजपा के नेता? नहीं, हम तो कैसे बांध रहे थे? क्यों, जब आप लोग 2014 में जनादेश लेने गए जनता के बीच, तब भी आप यही कह रहे थे कि इन्होंने 2G घोटाला किया, इन्होंने कोयला घोटाला किया। वो दिल्ली में बांध रहे थे, आप लोग पूरे देश में बांध रहे थे। वो चीज़ साबित नहीं हुई ना। अब यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्हीं चीज़ों से तो मैं ऊब गया था कि एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। यह राजनीति नहीं है देश की। मुझे यही सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। अटल जी के समय में ऐसा नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, अडवाणी जी जब तक थे,
इन लोगों ने इस तरह की राजनीति नहीं की जो अब देखने को मिलती है। उनका समय अलग था, वो लोग राजनेता थे, वो लोग राजदूत थे, वो स्टेट्समैन थे, उनकी राजनीति अलग थी। जीरो पर क्यों पहुंचे? अब मैं उसी की बता रहा हूं। भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगाए इन्होंने। काम जो 15 साल में हमने किए थे वो बड़े बेमिसाल हैं, उसको बाद में आपको गिनाऊंगा, लेकिन ये आपको कहानी बता देता हूं। और उसके बाद हम हार गए, बुरी तरीके से हार गए, आंदोलन से निकले थे। मैं जनता को धन्यवाद करता हूं, या जो भी है उनका मन था उन्होंने किया। शीला जी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर मानहानि का दावा ठोक दिया, केवल 1 रुपए का, कि तुम बताओ, तुम तो अब चीफ मिनिस्टर बन गए हो, तुमने जो मेरे ऊपर इतने आरोप लगाए हैं उसको सिद्ध करो। अरविंद केजरीवाल के पास सिद्ध करने कुछ नहीं था। वो 300 एक लाल रंग की फाइल ऐसे हिलाता था, लहराता था कि ये है, जब मैं सरकार में आऊंगा तो मैं शीला दीक्षित जी के ऊपर जांच बैठाऊंगा। ये बिल्कुल वीपी सिंह की याद नहीं दिला रहा? वो कहते थे कि मेरे कुर्ते की जेब में एक पर्ची है जिसपे वो बोफोर्स की दलाली वाले अकाउंट नंबर लिखे हैं। कि उसका तो आज तक कुछ नहीं पता लगा, कुछ हुआ ही नहीं। उसको बार बार इलेक्शन के समय या उस समय निकाल देते हैं, वो भी नहीं चल रहा उनका, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने मानहानि का दावा किया। अरविंद केजरीवाल जी जो अपने आप को सत्यता, ईमानदारी का स्वरूप बताते हैं, वह जमीन पे नाक रगड़ते हुए घुटनों के बल शीला दीक्षित जी से माफी मांगी उन्होंने, तब जाकर के वह मानहानि का केस उनके ऊपर से हटा। ये सारे आपको मैं बता रहा हूं, ये चोचले हैं। आजकल क्या हो गया है कि मीडिया के माध्यम से आप किसी को कुछ भी करो, सोशल मीडिया के माध्यम से भक्त मिलेंगे, ट्रोल मिलेंगे, ऐसी ऐसी परिस्थिति आपको मिलेगी जिसमें कि लोग एक ही झूठ को बार बार रिपीट करते रहेंगे और उसको सच समझ जाएंगे। अन्यथा मुझे बताइए ना, जो मूल बातें थीं जो मोदी जी की सरकार में, उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, जो मोदी जी के सरकारों की मूल बातें है अभी हैं, वापसी की गुंजाइश? कोई गुंजाइश नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। जिन्होंने मुझे बेइज्जती करके निकाला हो, जब मैंने किसी का घोटाला पर्दाफाश किया था, अरुण जेटली जी जिस समय अध्यक्ष थे, मैंने अरुण जेटली पे कहाँ आरोप लगाए थे? मैंने तो कहा था उनके समय में यह भ्रष्टाचार हुआ है, और वो मैं नहीं कहता, मेरे पास सरकारी कागज हैं। मेरे पास जो फॉरेंसिक ऑडिट वहाँ पे जो जस्टिस विक्रमजीत सेन सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हैं, उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट किया, उन्होंने भी वही बात कही जो मैं कह रहा था और जो SFIO की रिपोर्ट में है। मैंने तो अपनी तरफ से कोई नहीं लगाया था। मैंने पार्लियामेंट में प्रश्न पूछा, मुझसे कहा गया आप क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा वो ये पार्टी का सवाल नहीं है। किसने कहा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि आप ऐसा प्रश्न क्यों अपने MP के ऊपर लगा रहे हैं। 2012 में वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे राज्यसभा के। मैंने कहा देखिए, ये क्रिकेट का भ्रष्टाचार है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये एक निजी संस्था है। भ्रष्ट आदमी तो भ्रष्ट आदमी होता है, उसका किसी संस्था से कैसे हो जाता है? अब लेकिन जेटली जी हैं नहीं अब आपके इल्जामों का जवाब देने के लिए। नहीं तो उस तब भी मैं स्वर्गीय है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जवाब तो उन्होंने तब भी नहीं दिए थे जब मैंने केजरीवाल जी के बारे में आप कुछ कह रहे थे कि वो केजरीवाल जी भी जैसे बड़े मियाँ है ना, 2 करोड़ नौकरी वाले, महंगाई कम करने वाले, महिलाओं को सुरक्षा देने वाले, प्यार से बड़े मियाँ बोलते हैं। हाँ, और काला धन वापस लाने वाले, 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले, बुलेट ट्रेन लाने वाले, स्मार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, नौकरी में उन्होंने कहा पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। तो जिस प्रकार से उन्होंने किया, उस प्रकार से छोटे मियाँ। अच्छा, ये छोटे मियाँ हैं। छोटे मियाँ अरविंद केजरीवाल ने पिछले 4.5 साल में कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। मुझे बताइए ना, आप यहाँ घूमे हैं संगम विहार में, आपने सड़कें देखी हैं? उखड़ी पड़ी हैं। जल जमाव देखा है, कीचड़ देखा है? आप जाइए ना अंदर, थोड़ा सा आपको पता लगेगा। पानी केवल 15% लोगों को मिलता है, वो भी पूरा नहीं मिलता, प्रेशर नहीं है। क्योंकि सामने एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसके पाइप को पंक्चर करके 8 लाख लीटर उसको रोज दे रहे हैं। जो 50 टैंकर रोज मंगवाता था, वह आज यहाँ से पानी सस्ते दाम पे जो हमारे लिए था, संगम विहार के लिए था, वो वहाँ ले रहा है। अच्छा, ये बताइए, जब आपने आपको बता तो दूं अरविंद केजरीवाल जी की बात। जी, क्योंकि बड़े मियाँ के तो बताए, छोटे मियाँ खुल के बताइए। तो 4.5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। हाँ। उसके बाद इनकी कोई सांठ-गांठ हुई बीजेपी से, अरविंद केजरीवाल की। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल, हाँ, क्योंकि जो वोटर इनके पास गए वो हमारे वोटर थे। अच्छा, वो वोटर हमारे थे, वो वापस आ रहे थे। हमारे कैसे कैटेगराइज करते हैं आप लोग? हमारे इसलिए क्योंकि जो भी लोग दिल्ली में थे, हमारी सरकार 15 साल तक रही, उससे पहले भी हमारी सरकारें रही हैं, और सदैव उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है। बीजेपी केवल एक बार दिल्ली में आई थी, 93 से 98,
केजरीवाल लोकसभा चुनाव में लेकिन और भी करते रहे हैं, जैसे 96, 98 और 99। 98 में शीला दीक्षित की सरकार थी, पर 99 में बीजेपी सब सीटें जीत गई थी। ऐसा है, जब आप राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं तब मुद्दे अलग होते हैं। और जब आप राज्य स्तर पर लड़ते हैं तो हर राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। जैसे हमारे राज्य का मुद्दा है सड़क, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो आप वाले तो यही कहते हैं कि इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़के हमने कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी 2015 में। तो वही तो इनसे जानना चाहता हूं कि तुमने किया क्या 5 सालों में। आप मुझे ये बताइए, इन्होंने कहा था नए स्कूल खोलेंगे, नए स्कूल खोले क्या? कहते हैं कि हमको केंद्रीय एजेंसी वाले जमीन नहीं देते, ऐसी सफाई देते हैं आम आदमी पार्टी वाले। दिल्ली सरकार की 800 जमीनें खाली पड़ी हुई हैं दिल्ली के हर एक कोने में। बीजेपी ने भी इस तरह की एक लिस्ट जारी की है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब ये दिल्ली सरकार की खाली हैं तो उसने स्कूलें क्यों नहीं बनाए? यह तो उसको बताना चाहिए ना। यह तो सीधे उसके अधिकार में है। यह तो केंद्र की डीडीए की जमीन ये तो तो नहीं बड़ा है। बातें करते हैं शिक्षा को लेकर, तो सबसे ज्यादा दावे करते हैं। 46% बजट का पैसा इन्होंने शिक्षा में खर्च नहीं किया। कितना? 46% खर्चा नहीं किया इन्होंने। ये कहते हैं कि हम कुल बजट का हमने 25% शिक्षा को दिया, ऐसा दावा करते हैं मनीष सिसोदिया। तो उस 25% में से अगर उसको 100% माने तो 46 यानी 50%, 12% अनयूटिलाइज्ड है। ये मैं नहीं कहता, ये आरटीआई के माध्यम से मिला है। स्वास्थ्य के अंदर यही परिस्थिति है। तो बड़ा गंभीर आरोप है। अब संगम विहार में इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी बात की। यहाँ एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है जी। अस्पताल की तो बात ही छोड़ दी। पूरे संगम विहार में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोला। क्लिनिक नहीं है। यहाँ के जो उनके विधायक हैं दिनेश मोहनिया, वो तो जल बोर्ड के भी उपाध्यक्ष हैं शायद। जी हाँ, और पानी केवल 15% को मिलता है। इनका नाम सीबीआई इनके ऊपर जांच चला रही है टैंकर माफिया घोटाले में। मैं क्या क्या बताऊंगा आप। अच्छा, वैसे ये कांग्रेस नेताओं का बढ़िया है कि जैसे आम आदमी पार्टी के ऊपर सीबीआई जांच है तो वो कह देंगे देखो सीबीआई की जांच चल रही है। आपने अभी कहा, अभी किसी कांग्रेसी नेता पे सीबीआई जांच होगी तो कहेंगे देखिए मोदी जी दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कैसे स्विच होता है? नहीं, कोई बात नहीं, कर रही है, करेगी। जो अगर सच्चाई सामने आएगी तो वो आदमी पकड़ा जाएगा। मतलब सीबीआई पे आप लोगों का भरोसा बना हुआ है? नहीं, मैं ये कहता हूं कि हम हर एक संस्था पे भरोसा मानते हैं, लेकिन उसको गलत, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पानी की सचमुच में लोगों को परेशानी है। महीने महीने तक टैंकर नहीं आते। मैं जब पहली दफा दिल्ली आया था तब से सुन रहा हूँ संगम विहार की पानी की समस्या। ये पूरे दिल्ली में है, केवल यहाँ नहीं है। और पानी के ठेकेदारों के साथ मिल करके इसको किया गया है। तो आप लोग, कीर्ति आज़ाद जी, ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की जो जनता है, ये आपके संगम विहार से आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। मेरे पास ये पैम्फलेट है, टूट गई विकास की डोर, आओ चले कांग्रेस की ओर, ये आपका दावा है। तो दिल्ली में दिल्ली का वोटर, जैसे कहा जाता है ना, नेता, नारा और नियत। नियत आपने बता दी, नारा भी पढ़ लिया, नेता कौन है? कीर्ति आज़ाद। कांग्रेस जीतती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? यह पार्टी तय करेगी। ये तो सर स्टैंडर्ड रिप्लाई है। जनता ऐसे थोड़ी सोचती है। नहीं तो आप मुझे एक चीज बताइए, मैं अधिकृत तो बोलने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री? दावेदारी है आपकी? सवाल पूछ रहे हैं आप, ऐसे पूछ रहे हैं। दावेदारी है आपकी? मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा, दावेदारी कहाँ से होगी? चुनाव के बाद भी कई लोग बनते हैं। नहीं, कैसे बन सकते हैं? यहाँ कोई विधानसभा है क्या? हाँ, मैं दावेदारी करूंगा। विधानसभा को इस्तीफा दे देगा? विधान परिषद है क्या यहाँ? एमएलसी बनते हैं क्या यहाँ? नहीं, विधानसभा में भी लोग इस्तीफा देके बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुझे आपके पिताजी जब मुख्यमंत्री बने थे तब वो विधायक थोड़ी ना थे। मेरे को सत्ता की पिपासा नहीं है। अच्छा, आप दावेदार नहीं है? मैं कभी भी नहीं रहा, न मैं रहूंगा। मेरे को जो पार्टी ने आदेश किया, मैं 3 बार का सांसद दरभंगा से ऐसे ही नहीं बना। भाजपा का सांसद जो भी कहिए, लेकिन काम किया था। क्या भाजपा के सांसद हारे नहीं थे? हाँ। हारे थे ना। हाँ। उसके बावजूद मैं जीता था। हाँ। और 3 बार जीता था। हाँ। 2009 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जी, तब भी मैं जीता था। 2014 में भी जीता था। वादे बड़े किए थे हमने, और उस वादे पे हम खरे नहीं उतरे। मुझे खराब लगा, फ्रस्ट्रेशन थी कि इस तरीके से हो रहा है। लोग जब पूछते हैं सवाल तो उसका जवाब मैं क्या दूं? ये तो 2014 के बाद एकदम से खराब लगने लगा जब आपकी जेटली जी से अदावत बन गई। नहीं, 2009 से 14 के बीच खराब नहीं लगा। मेरी स्वर्गीय जेटली जी से 2004 से चल रही थी साहब। आप लोग रिपोर्ट करते रहे, आप लोगों ने देखा नहीं। बात ये होता है कि मौके को देखते उस समय चलता है, ये खूब वायरल होता रहता है कि अरे देखो जेटली जी से लड़ गए, जेटली जी से लड़ गए। मेरे पास 2004 से लिखे हुए पत्र हैं जो मैंने उनको लिख करके बताए हैं। आज से नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। पुरानी लड़ाई है। मेरी लड़ाई नहीं थी। अच्छा, मैंने आपसे, मेरी लड़ाई नहीं थी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं थी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई थी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई थी। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली पे वापस लौटते हैं। दिल्ली में
कांग्रेस कई गुटों में बटी है, ऐसा लिखा जाता है। जो राजनीतिक टिप्पणीकार हैं वो अपने एडिट पेजों में लिखते हैं, सार्वजनिक रूप से भी कहते हैं बहसों में। कहा जाता है कि एक कांग्रेस है सज्जन कुमार गुट की कांग्रेस, एक कांग्रेस है कीर्ति आज़ाद का गुट अब बताया जाने लगा है, पहले महाबल मिश्रा का बताया जाता था। एक कांग्रेस है जेपी अग्रवाल की कांग्रेस, एक कांग्रेस है शीला दीक्षित और संदीप दीक्षित की कांग्रेस। ये कितनी कांग्रेस हैं? गुटबाजी है क्या? जो जो अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं या नेतृत्व करते हैं, जीते या हारे हुए सांसद हैं, स्वाभाविक है कि लोग उनके पास काम कराने के लिए जाएंगे और वह उनका काम करते हैं। और क्योंकि वो उनका काम करते हैं और लोग उनके साथ रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो गुट है। आपको एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सबसे रोज मिलना, उनकी समस्याओं का समाधान करना आपका दायित्व है। वो लोग दायित्व निभाते हैं। अब उस दायित्व को लेकर कोई कहे कि साहब यहाँ गुटबाजी है, वहाँ गुटबाजी है, तो मैं उसका जवाब तो नहीं दे सकता। आपके हिसाब से नहीं है? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं लगता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के बारे में क्या सोचना है आपका? वो बहुत ही पुराने, समझदार, अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। छात्र आंदोलन से वह निकले हुए हैं, उनके पास पूरा अनुभव है। उनके अनुभव का पार्टी को बहुत लाभ हो रहा है। और पूरे दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता बड़े हैं। और सबको देखिए, स्वाभाविक है, जो प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे उसमें सभी को उनके मुताबिक काम करना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ करना चाहते हैं तो आपको उनको जाके अपने सुझाव देने पड़ेंगे। ये जो आपका पैम्फलेट है कीर्ति आज़ाद जी, संगम विहार का, इसमें सोनिया गांधी की तस्वीर है, राहुल की, प्रियंका की, कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको की, जगप्रवेश की जो सज्जन कुमार के बेटे हैं, और सुरेश कुमार की जो सज्जन कुमार के भाई हैं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की तस्वीर नहीं है एक भी पैम्फलेट में। वही हमसे गलती हुई है। हम जिस समय इसको छपवा रहे थे तो यहाँ से जिन लोगों ने छपवाया उनको डालना चाहिए था, वो नहीं डाला है। लेकिन जो बाद में पैम्फलेट आए उसमें बने हुए हैं। मैंने आपके दफ्तर से जो भी पैम्फलेट लिए एक में ये सब पुराने हैं, तब तो जो नए आ गए वो चले गए ना। चोपड़ा साहब का खेमा बड़ा नाराज है इस बात से। आप तक खबर पहुंची है? आप सब चीजों की खबर रखते हैं। नहीं, कहा जा रहा है कि ये साफ तौर पे संदेश देने की कोशिश है कि मेरा नेता सुभाष चोपड़ा नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं छापा। पीसी चाको छापा, 2019 का चुनाव हारे कैंडिडेट का फोटो छापा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं छापी। और वो भी वहीं वैसा ही कर रहे हैं, वो कीर्ति आजाद की नहीं छाप रहे हैं। आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है। जनता कैसे मान ले? हम तो मान ले। चलिए मैं बता देता हूं आपको, मैंने जवाब दे दिया, लेकिन उसके बावजूद आप उसी चीज़ को पूछ रहे हैं। ये हमारे पहले छपे थे तभी यहाँ सारे पड़े हुए हैं, जो दूसरे छपे हैं उसके अंदर हैं, वो जा चुके हैं सब। अच्छा, चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि जनता को नज़र आए संगम विहार की और दिल्ली की। आडवाणी जी से बहुत स्नेह है आपका। क्या है वो बैंकॉक वाली स्टोरी? आपके स्कूल दोस्त मिले, फिर आप लोग प्रतिभा और जयंत से मिले, वहीं से जुड़ाव शुरू हुआ? हाँ, मैं मिला था, उसके बाद ही भेंट। They are your juniors, मॉडर्न स्कूल से? हाँ, मॉडर्न स्कूल से मेरे जूनियर थे और मेरी जान पहचान नहीं थी उनसे जी। लेकिन हमारे दोस्त एक सहगल ब्रदर्स हैं, उसमें रवि सहगल हैं, तो उनकी बहन थी पिंकी, जो लाजपत नगर में रहती है जी। तो वह उनको जानती थी, तो मैं जा करके मिला था। मिलने में ऐसी बात चल गई और मैं गोल मार्केट से चुनाव लड़ लिया। उस समय मैं दिल्ली की टीम का कप्तान भी था क्रिकेट का। तो 2 मैचेस खेला, 99 मैच खेले थे शायद, 98 या 99। तो मुझे कहा कि 100 पूरे कर लो, लेकिन मैं समय नहीं दे पा रहा था। और मैंने समझा कि यह क्रिकेट और राजनीति दोनों के लिए अन्याय है। काफी लंबा खेले आप, लगभग 16 साल हैं? 77 से 93 तक। 76 से 93 तक खेला। और मुझे लगा कि मैं न्याय नहीं दे रहा हूँ। मैं MLA बन चुका था। विधायक बनने के बाद फिर मैंने कहा कि नहीं। विधायक के बाद फिर नहीं खेला एक भी मैच? मैं खेला 2 मैचेस। अच्छा, 2 मैचेस खेले तो और थे खेलने के लिए, पूरा सीजन बचा हुआ था। लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। जब मैंने एक ये दायित्व लिया है तो अब मुझे क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए। तो असूलों की बात थी, मैंने संन्यास ले लिया। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता भगवत झा आजाद का बेटा भाजपा में क्यों चला गया? कांग्रेस से ऑफर नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बात ये थी कि मुझे ये लगा कि पिताजी ने मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि भाई राजनीति में नहीं आएगा, तो मैं फिर भाजपा में चला गया। पिताजी का क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन बहुत ही स्ट्रांग था। उन्होंने कहा था कि गुस्साए थे। उन्होंने कहा था कि एक ही पार्टी है, 47 की जंग आज़ादी में एक ही पार्टी थी जिसमें सब कोई एक साथ मिल करके लड़े थे और देश को बनाया और संवारा जवाहरलाल जी के समय में।
अंग्रेज़ कुछ नहीं छोड़ कर गए थे हमारे लिए। ये बड़ी बड़ी इमारतें थी, कनॉट प्लेस था, नई दिल्ली का क्षेत्र था, बम्बई क्योंकि कमर्शियल हब कहा जाता है वो था, कलकत्ता में सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वहीं से शुरू हुई थी। इन सब कुछ जगहों को छोड़कर, मद्रास प्रेसिडेंसी था, इन सब जगहों को छोड़ करके हिंदुस्तान का विकास नहीं हुआ था। चूसा था अंग्रेज़ों ने हमारे देश को। उसके बाद आप देख ही सकते हैं, बड़ी बड़ी भाखड़ा नांगल खड़ा हुआ, बड़े बड़े स्टील प्लांट्स खड़े हुए, कोल इंडिया बना, उसके बाद आपकी ऑयल की कंपनीज बनी, इसरो आया। तो पिताजी ने आपको ये पूरा भारत का इतिहास समझाया, पूरा समझाया मुझे, पर आप नहीं समझे। मुझे पूरा समझाया था, मैं जा चुका था, तब तक ज्वाइन कर चुका था। उन्होंने सारा कुछ बताया, मुझे बहुत डांटा और मैं एमएलए बना। उन्होंने कहा कि तुम 3 महीने में घर छोड़ दो। 3 महीने में घर छोड़ दो? ये तो बड़ा ऐसे लग रहा है जैसे फिल्म का प्लॉट चल रहा है कि बापू ने कहा कि अब तुम मेरी पार्टी से अलग तो मेरे घर से अलग। सचमुच ऐसा हुआ? पार्टी से अलग नहीं। पिताजी तो कांग्रेस में ही पिताजी रहे। हाँ, उन्होंने कहा कि जाओ, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ये बोले कि ये भाजपा के विधायक के बाप हैं, ऐसे तुम जाओ। तो मैं चला गया। उसके बाद थोड़ा बीजेपी क्यों ज्वाइन की? मूल प्रश्न ये था। मूल प्रश्न ये है कि आपको बताया ना मैंने, जब पिताजी ने मना कर दिया यहाँ नहीं कर सकते, कांग्रेस में नहीं आ सकते, पहले आपने पिताजी से पूछा कि मैं कांग्रेस से पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ? नहीं, उन्होंने तो मना कर दिया था ना कि जब तक मैं हूँ राजनीति में, हाँ, तब तक राजनीति में तुम नहीं आओ। और आपको करनी ही थी राजनीति? ऐसा नहीं था। अब देखिए, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, समा हो जाता है और इंसान कर लेता है, क्योंकि मुझे काम करने का शौक था। आई एम अ वर्कaholic, मुझे काम करने का शौक है और काम ही मेरी पहचान है। आप दरभंगा कभी जाएं और वहाँ लोगों से पूछूं, आपको बताएंगे। मैंने 5 साल जो गोल्ड मार्केट में भी रहा, मैंने काम बहुत किया। केवल 1000 वोट से हारा हूँगा शीला जी से, और वो उस समय 5,500 वोट से हारे। 5.5 प्याज का कहानी ऐसा हो गया, लोग प्याज की माला पहनने लगे, प्याज का सब चलने लगा। उसमें जितने किए गए काम थे सारे धाराशाही हो गए। अच्छा कीर्ति जी, एक ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मतलब आप सब अपने तय दे ही रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाइए कि आप अब कांग्रेस में हैं। साहिब सिंह वर्मा को हटा के सुषमा स्वराज को लाया गया। 12 अक्टूबर की तारीख थी, 1998 का ये वाकया है। 10 अक्टूबर को साहिब सिंह ने इस्तीफा दिया, 12 अक्टूबर को सुषमा जी सीएम बनी। आप विधायक थे, आपके हिसाब से ये सही था साहिब सिंह को बिल्कुल चुनाव के पहले हटाना, सुषमा जी को लाना? एक विधायक के तौर पे तब आपकी राय क्या थी? पर्यवेक्षकों ने पूछा था आपसे? नहीं, मुझसे कोई राय नहीं हुई थी। दूसरी बात है, मैं नई दिल्ली से था। नई दिल्ली आप देखा जाए तो वह दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती। एनडीएमसी, वो एनडीएमसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डायरेक्टली अब अंडर नई है। दिल्ली विधानसभा है, वो तब गोल मार्केट विधानसभा कहलाती थी, मोटा माटी। हाँ, तो वह केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। वहाँ पे जरूर झुग्गियाँ थी, लेकिन एनडीएमसी एरिया में ही थी, और उसका कोई लेना देना, रिश्ता नाता दिल्ली सरकार के साथ नहीं था, क्योंकि सीधा उसको होम मिनिस्ट्री देखती है, और कमिश्नर पुलिस भी है, जो नंबर 2, 3 और 18 शायद, अब मुझे याद नहीं आ रहा, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक का क्या कहते हैं उसको, ये 3 चीज़ें दिल्ली सरकार के पास नहीं है। उसी के अंतर्गत यह एनडीएमसी उनके अंतर्गत नहीं आती थी, क्योंकि यहीं पर राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, मंत्री, एमपी सारे लोग रहते हैं, तो इसलिए वो नहीं आता था। तो उससे मेरे सुझाव की उतनी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि एक तो मैं नया था, दूसरा क्योंकि मेरा ज़्यादा बाहर से नाता नहीं पड़ता था। वो बात दूसरी है कि मैं पूरे क्षेत्र में घूमता था, हमारे लोग जो प्रवासी लोग आए हुए हैं उनके साथ मेरा हर महीने इंटरेक्शन होता था। लेकिन दिल्ली की जो राजनीति थी, मैं हरदम ही गुटों से, लोगों से अलग रहता था, और मेरा वो स्वभाव है, जो लोग हैं साथ होकर के काम करो, नहीं करोगे तो मेरे दोनों बराबर बीजेपी में गुट तो आज भी हैं, बड़े जबरदस्त हैं, सिर्फ आवाज नहीं बीजेपी में गुट है, कांग्रेस में नहीं है। अभी आपने कहा कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, अब आप कह रहे हैं बीजेपी में गुट है। मैंने तब की बात कर रहा था, अब नहीं हो तो मैं क्या कहूँ। अभी भी लोग दबी दबी आवाज में बात तो करते ही हैं मुझसे। अच्छा, तो ये बताइए कि हम लोग आडवाणी जी की बात कर रहे थे, जिनके कहने पर आप पार्टी में आए और आपको टिकट मिला, खुद आपने एडमिट किया। आडवाणी जी अभी भी भाजपा में है, आप नहीं हैं। आडवाणी जी ने रोका नहीं कि कीर्ति क्यों जा रहे हो इस पार्टी में? तो 3 बार सांसद बने, 1 बार विधायक बने। मेरी उनसे बात नहीं हुई, मैं सम्मान करता हूँ उनका। मैं कब से नहीं मिले आप आडवाणी जी से? मेरे को आडवाणी जी से मिले हुए आई थिंक मेरे बेटे की विवाह में आए थे पिछले साल मई में। अच्छा, तब उनसे भेंट हुई थी।
जब आप के खिलाफ बीजेपी ने कार्रवाई की तो आपने कहा था मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी में ही जाऊंगा, लेकिन आपके राष्ट्रीय पार्टी में जाने के बीच एक राजनीतिक तब्दीली होती है, आपकी पत्नी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करती हैं, सत्य है? हाँ, लगभग आई थिंक 1 महीने के लिए थी शायद। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल इतने बड़े झूठे हैं, फिर आपकी पत्नी कैसे चली गई आम आदमी पार्टी में? तब झूठे नहीं थे? 2016 में उनको साल भी नहीं हुआ था बने हुए, बातें उन्होंने बड़ी की थी, लेकिन वहाँ जो मुझे पूनम जी ने बताया कि संगठन नाम की चीज़ नहीं थी, वो एक ही आदमी की बात चलती थी, उसके अलावा किसी का कुछ नहीं चलता था और घुटन सी होती थी। क्या सोच के गए? उनका परिवार दरभंगा से, मेरा ससुराल है दरभंगा, जी। उनका परिवार एक बहुत बड़ा ज़मींदारों का परिवार है, मैथिल ब्राह्मण लोग हैं, और वो लोग कांग्रेस का समर्थन किया करते थे वहाँ पर। तो कांग्रेस वाला ही परिवार था। मैं भी जब विवाह हुआ तो मैं राजनीतिक में नहीं था, लेकिन पिताजी कांग्रेस में थे, तो उनका मन था कि वो जाएं, शुरू से ही उनका मन था, लेकिन मैं अपने साथ उनको बीजेपी में ले आया था और फिर मैंने उनसे कहा आप जैसा जो करना चाहें आप उचित करें। वो गई ये सोच कर कि कोई नई उम्मीद, नया कुछ होगा, लेकिन उन्होंने देखा उम्मीद कुछ थी नहीं। आपको आम आदमी पार्टी से? हाँ, उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीद थी। उम्मीद पे तो दुनिया है साहब। अच्छा। खरे उतरना ज़रूरी होता है। कई लोगों ने कहा कि जिस तरह के आप पद या वो सब चाहते थे, वो जलवा वहाँ कायम नहीं हुआ आम आदमी पार्टी में, इसलिए चले आए। पद यहाँ कौन सा मिल गया? आप कांग्रेस कैंपेन कमेटी के मुखिया हैं। आप एक चीज बताइए ना, पूनम जी गई, उनको पद नहीं मिला, हाँ, यहाँ कौन सा पद मिल गया कांग्रेस में? विधायक का चुनाव लड़ रही हैं। अब लड़ रही है ना, 4 साल हो गए ना पार्टी में उनको, तो विधायक का चुनाव लड़ रही है। तो 1 महीने में वापस हो गई। हाँ, नहीं, वहाँ पे बात नहीं बनी, ठीक नहीं था। क्या बात नहीं बनी? कई लोग पूछते हैं। ये बात ये नहीं बनी कि जहाँ पर संगठन ना हो, जहाँ पर एक आदमी की केवल चलती हो, उसके अलावा किसी दूसरे का नहीं चलता हो, अखबारों में रोज इनके राशन कार्ड और किसके किसके नाम पर क्या क्या अभद्र जो महिलाओं के साथ हो रहा था, वो देखते हुए हमने कहा ये बढ़िया है कि छोड़ करके जो एकमात्र पार्टी ही नहीं संस्था है जिसने देश को आज़ादी दिलाई। नहीं, देश को आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस और इस कांग्रेस में बड़ा फर्क है सर। जिसको झंडे के तले सब लोग लड़े थे, उसी में आना चाहिए, और हम लोग इसलिए। वो कांग्रेस तो 1969 में ही बट गई थी, 69 में बटी, 77 में बटी, 79 में बटी। ये तो कांग्रेस आई है, नहीं है ना? कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा है ना? कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए ये मैं मान लूं लाल बहादुर शास्त्री, ये वही कांग्रेस है जिसका आप हैं। जिक्र कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री वाली कांग्रेस। कांग्रेस जिसमें 1959 में जब इंदिरा जी अध्यक्ष बनती हैं तो बहुत बवाल कटता है। कांग्रेस जिसमें नेहरू का कैंडिडेट चुनाव हार जाता है और पटेल का जीत जाता है आज़ादी के बाद। लेकिन विरोधी कहते हैं, लगातार कहते हैं, तथ्यों के साथ कहते हैं कि ये अब गांधी नेहरू प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनके लिए आरक्षित है। ये इल्ज़ाम लगातार पूछा जाता है, तथ्यों और तर्कों के साथ पूछा जाता है, और जनता को वाजिब लगता है। आपका इस पे क्या कहना है? आप भी ये बात बोलते थे अपने मंचों पर। क्या गांधी और नेहरू के अलावा और कोई कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? जब ये परिवार सक्रिय रहा है तब नहीं बने। नहीं, तो आप परिवार की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी भी तो यही परिवार के थे जी, या नहीं थे? उन्हीं के परिवार के हैं ना सब। जवाहरलाल नेहरू पे लगातार ये इल्ज़ाम लगा है। इंदिरा जी के समय नहीं थे? जी, बता रहा हूं मैं आपको, जवाहरलाल नेहरू के समय लगातार ये इल्ज़ाम लगा है कि जो पहला बड़ा टकराव आज़ादी के बाद हुआ कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच, ये नेहरू जी की जो सबसे ऑथेंटिक बायोग्राफी लिखी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बेटे ने, उसमें ये बाकायदा है। तो नेहरू ने साफ कहा कि संगठन सरकार के लिए अवरोध पैदा नहीं कर सकता, और इसलिए आप देखेंगे पूरे 50 के दशक में और 60 के दशक में कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष बने उनमें से किसी ने भी नेहरू की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। और इंदिरा ने जब 69 में विभाजन किया, उसके बाद पार्टी की कमान या तो अपने यशमैन के पास रखी या अपने पास। राजीव के ज़माने में राजीव खुद अध्यक्ष रहे, कमलापत त्रिपाठी जी कार्यवाहक अध्यक्ष बने, और कैसे उनकी रुखसती हुई आपको भी पता है, आपके पिताजी के ज़माने की बात है। सोनिया जी के ज़माने से लगातार सोनिया गांधी अध्यक्ष, फिर राहुल गांधी अध्यक्ष, और अभी सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष। तो ये बयान तो तथ्य पे आधार पे है। क्या कीर्ति आज़ाद या कोई भी नेता, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता ये दावा कर सकता है कि मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, जबकि राजीव गांधी का जो परिवार है, सोनिया, राहुल और प्रियंका, वो सक्रिय है? दावा कर सकता है कोई? जब पार्टी किसी को मानती है, अगर वो एक ही परिवार से हो, तो इसके ऊपर आप हम पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे।
मानती है कि ऊपर से थोप दिया जाता है? नहीं, कहाँ थोपा, उनको कैसे थोपा, उनको तो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के अंदर वो जीतते हैं। और जब पार्टी चाहती है कि ये लोग बने और मानती है उस बात को तो बने। सोनिया जी तो आना ही नहीं चाहती थी राजनीति में, लेकिन पार्टी ने कहा कि आप आइए और करिए और संभालिए। पार्टी ने तो 91 में भी कहा था, तब तो नहीं आई। हाँ, नहीं आई। फिर जब उन्होंने देखा कि आवश्यकता है और लोगों ने दबाव डाला तो वो आई। आप कैसे ब्लेम, आप, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, देश की समस्याओं के ऊपर चिंता न करके आप आते हैं कि कांग्रेस के परिवार में कौन है, क्या है, क्या नहीं है। कांग्रेस के परिवार का प्रतिनिधि नहीं बनेगा तो क्या ये रोजगार दे देंगे 2 करोड़ साल के? मुद्दों, देश को भटकाने की आवश्यकता नहीं है, देश में नहीं, मैं आपको बताता हूं, देश को भटकाने की आवश्यकता नहीं है। देश में मुद्दों पे बात करने की बात है। कोई अध्यक्ष बने, राहुल जी बने कि सोनिया जी बने कि कोई भी बने, कौन नहीं, कोई भी बने, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? वो तो तय होगा जो कार्यकर्ता है। अरे कार्यकर्ता हूं मैं, कैसे बोलूंगा? जब कोई खड़ा होगा इलेक्शन में सामने अध्यक्ष पद के लिए, तब मैं सोचूंगा ना किसको देना है, किसको नहीं देना। कोई कहाँ खड़ा होता है? आप तो नहीं खड़ा होता तो मैं क्या करूं? आपको इसकी क्यों चिंता है? अगर मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो जनता की तरफ से ये सवाल पूछ कोई रहा हूं। जनता नहीं पूछता, जनता पूछती है, जनता नहीं पूछती, और जनता ये कहती है कि आप किसी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, आप एक राजनीतिक विकल्प बन रहे हैं, उस राजनीतिक विकल्प के बारे में लोग पूछते हैं ना। जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया, आम आदमी पार्टी के बारे में बताया, आपने कहा कि वन मैन शो है, आपने कहा, आपके शब्द है ना, आम आदमी पार्टी वन मैन शो है, अरविंद केजरीवाल की चलती है। तो वैसे ही जब एक राजनीतिक विकल्प के रूप में कीर्ति आजाद जैसे नेता, जो उनका दावा है कि जनता के लिए काम कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई कांग्रेस विकल्प है, तो लोग कांग्रेस पर भी सवाल पूछेंगे ना कि कांग्रेस विकल्प है तो उसकी सदारत कौन करेगा? तो उस सवाल का तो सामना करना पड़ेगा ना सर। देखिए, आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना जी, ये मोदी पूछते हैं जी, ये मोदी पूछते हैं। अच्छा, जनता में किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि वो लोग क्यों हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंह जी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे देश के, रहे या नहीं रहे? वहां पे तो सोनिया जी नहीं बन गई प्रधानमंत्री। चाहती तो बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी, लेकिन नहीं बनी ना। इतने साल 1980 राजीव जी के 89 के बाद एक भी कोई कांग्रेस का बना है जबकि हमारी सरकारें बनी? एक भी कोई बना है? आप मुझे बताइए। गांधी नेहरू परिवार में से प्रधानमंत्री नहीं बना ना, मनमोहन सिंह जी बने ना। फिर ऐसी परिस्थिति में इल्जाम लगाना, मोदी जो बात करता है उसकी भाषा को बोलना उचित नहीं है। मेरा ये कहना है, अभी देश के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं, उस विषय पर हमें बात करनी चाहिए। अच्छा, चलिए देश के मुद्दों पर आते हैं। शाहीन बाग सिर्फ टीवी प्रायोजित मुद्दा है या वाकई मुद्दा है? क्या लगता है कीर्ति आजाद को? देखिए, अगर आप इसको टीवी प्रायोजित समझते हैं, नहीं, मैं तो देखिए जो शब्दावली उपलब्ध है, मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि आपको क्या लगता है। मैं जवाब दे रहा हूं जी। यदि आपको टीवी प्रायोजित लगता है तो फिर आप लोगों को टीवी चैनल पे दिखाना और अखबार में लिखना बंद कर देना चाहिए। यह मुद्दा तो आग की तरह पूरे देश में फैल रहा है और लोगों के मन में जो भ्रम है उसको दूर कीजिए। लोगों के मन में जो डर है उसे दूर कीजिए ना। आप सरकार हैं, माहौल तो है नागरिकता को लेकर। आप सरकार हैं, आप लोगों को समझाएंगे ना, या आप ये कहेंगे कि यहां पर ऐसे बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक उसकी आवाज जाए? अमित शाह ऐसा बोलते हैं अपनी उसके बाद प्लीज बीप लगा दीजिएगा। देश के गद्दारों को गोली मारो को बीप लगा दीजिएगा। आप मुझे ये मंच पे बीप नहीं लगाते हैं अनुराग ठाकुर, आप बीप लगवाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, तो वहां से उनको इलेक्शन कमीशन से हटना पड़ा ना। हाँ। क्या यह बोलना उचित है? क्या 1947 में जब विभाजन हुआ, जो फिरका परस्त थे वो पाकिस्तान चले गए, जो लोग हिंदुस्तान में 1947 के बाद रह गए, सबको बराबरी का हक है। सबके खून पसीने से मिलकर के हमारा देश बढ़ा है। हमारी देश की रिवायत रही है, परंपरा रही है कि जब पारसियों को मारा गया ईरान में, तब भारत ने शरण दी थी। भारत ने शरण दी थी। ठीक है। तो मुझे बताइए कि क्या हमारे देश में सबको बराबर से रहने का हक नहीं है? क्या हमारा देश पाकिस्तान बनना चाहता है? और मुझे लगता है शायद प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं। बड़ा सम्मान करता हूं, आदर के साथ कहता हूं, उनसे कोई बात पूछ लो तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अरे भैया, आपको पाकिस्तान से प्रेम है तो आप चले जाओ, हिंदुस्तान में हमें तो काम करने दो भाई। यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको दूर करो। आप रोज नई चीज ले आते हैं। 6 इलेक्शन आप हार चुके हैं अब तक, 2019 से लेके अब तक में। आपकी सब जगह पर पोल खुल रही है। लोग अब स्थानीय मुद्दों के बारे में आपसे ज्यादा जानना चाहते हैं बनिस्बत की आप किसी को राष्ट्रवाद सिखाते हैं। क्या मैं अपनी देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए नहीं खेला? क्या मैं वो विश्व कप लेकर के नहीं आया था? क्या कीर्ति आजाद जब विश्व कप खेल रहा था तो हिंदू था? क्या सैयद किरमानी मुसलमान था? क्या बलविंदर सिंह सांधू सिख था? क्या राजौर बिनी ईसाई था? हम सभी हिंदुस्तानी थे और अपनी देश की मर्यादा के लिए खेल रहे थे और हम विश्व कप लेकर के आए। और यदि हम अलग अलग थे तो हमें वो कप को 4 भाग में काटना पड़ेगा।
तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए ना। हम खेलते हुए तो हमने, हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसी बात नहीं है, हमने कभी नहीं सोचा, लेकिन घृणा फैलाने से क्या फ़ायदा। हम सबों को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ रहते हैं हम लोग। ठीक कह रहे हैं आप। तो कीर्ति आज़ाद जी, आपकी ये बात तो बड़ी मर्मस्पर्शी है कि रोज़र बिन्नी, बलविंदर सिंह संधू, कीर्ति आज़ाद और सैयद किरमानी। जी जी, आप गए शाहीन बाग? मैं जा नहीं पाया, मुझे जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया, यहाँ इलेक्शन में फंस गया, उसके बाद अवश्य जाऊँगा। और शाहीन बाग में आंदोलन तो इलेक्शन के पहले से चल रहा है। हाँ चल रहा था, बट आपको मालूम ही है कि कैंपेन का काम था मेरे पास, वो कैंपेन सब तैयार करना था, बाकी सारे 1000 काम थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थे, इस कारण से मैं जा नहीं सका। नहीं जा पाए। हमारी टीमें फील्ड में घूम रही हैं तो कुछ सीटों पर तो कांग्रेस लड़ती दिखाई देती है। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, हो सकता है आपको बुरा लगे मेरा फीडबैक। जैसे सीलमपुर की सीट है, गांधीनगर की सीट है, ऐसी कई सीटों पे कांग्रेस, पर कई जगहों पे जब हम लोगों ने रैंडमली लोगों से बात की, आम जनता से, पॉलिटिकल वर्कर्स से नहीं, तो बोले कि कांग्रेस का टेम्पो हाई नहीं है इस बार, कैंडिडेट्स के नाम ठीक से पता नहीं थे लोगों को। आपको लगता है कि और पुश की ज़रूरत है? देखिए, लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, वो ज़रूरी है। जो यह क्षेत्र है इसमें आप कैंपेन तेज नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ से निकल ही नहीं सकते, जा ही नहीं गलियां सकते। इतनी तंग हैं। अब 2 मोटरसाइकिल आमने सामने आ जाएं तो जाम हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पैदल ही इन क्षेत्र में करना, और बड़ा मुश्किल है करना, और मुश्किल के कारण से यह समस्या हो रही है। बट सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यम से वह प्रदेश की तरफ से भी चल रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं कि लोगों तक हम लोग पहुँच पाएँ। और यहाँ पर हम लोग लगभग 90% लोगों तक पहुँच चुके हैं। 90% तक? 90% लोगों तक हम लोग पहुँच चुके हैं। हमारी टीमें आई हुई हैं जो गली गली जा रही हैं, क्योंकि सब जा नहीं सकते। पूनम जी एक तरफ से चलती हैं, मैं एक तरफ से चलता हूँ। अच्छा, ये आप संगम बिहार का बता रहे हैं? जी जी जी। और वैसे ही जैसे वैसे ही दिल्ली में पूरा अच्छा डोर टू डोर पे ज़्यादा जोर है। अच्छा, जैसे आपने एक 90% का आंकड़ा दिया, कोई इंटरनल असेसमेंट ऐसा भी है कि 70 में से कितनी सीटों पर आप विनिंग कंडीशन में हैं? एक असेसमेंट होता है ना हर पार्टी का। देखिए, मुझे एक अंडर करंट दिख रहा है और कांग्रेस का बहुत ही अच्छा इस बार प्रदर्शन होगा, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि हम सरकार बन जाए। अच्छा, हाँ, सरकार बने तो आश्चर्य नहीं होगा, मतलब 35 से ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। मिनिमम कितना लगता है आपको? पिछली बार 0 था, इसलिए ये सवाल पूछना पड़ रहा है। मिनिमम खाता खुलेगा? आपको मैं कह रहा हूँ कि सरकार बनाएंगे और आप कहते हैं कि नहीं, मैंने कहा ना मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछना होता है ना। मिनिमम तो है ही नहीं मेरा, मिनिमम तो है ही सरकार बनाने वाला। अच्छा, मिनिमम है कि सरकार बनाने जा रहे हैं? ठीक बात है। आपकी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, पिछले दिनों अभी कल परसों ही खबर आई कि तबीयत खराब थी, सोनिया जी की गंगाराम अस्पताल में भर्ती रहीं। आपकी पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, और वायनाड के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, ये 3 फरवरी तक दिल्ली के चुनावी मोर्चे पर नहीं दिखे। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि राहुल गांधी जयपुर में रैली कर रहे हैं, भोपाल, मुंबई में प्लान कर रहे हैं, लेकिन जहां चुनाव है वहां रैली नहीं कर रहे हैं। प्रश्न हो गया जी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सरकार उतार दी है। हाँ। आम आदमी पार्टी ने पूरी सरकार उतार दी है, क्योंकि इनको डर है कि ये चुनाव नहीं जीतेंगे, हार सकते हैं। अच्छा। हमको ये मालूम है कि हमारे कार्यकर्ता में इतनी क्षमता है और हमारे उम्मीदवार इतने सक्षम हैं कि वह चुनाव को बढ़िया से लड़ सकते हैं। कार्यक्रम कोई भी कभी भी करवा सकते थे हम, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से घर घर जाकर लोगों से वही संपर्क, वही संबंध जो हमारा सदैव रहा है, वही स्थापित रहे। इसलिए हम वो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। इसलिए दिल्ली में बड़े नेताओं की अब तक रैलियां नहीं हुई? आज से बताया जा रहा है? आज से बताया जा रहा है। हाँ, आज से। तो ये दिल्ली मॉडल रहेगा कि बाकी जगहों पर? संगम बिहार में आज राहुल जी और प्रियंका जी दोनों आ रहे हैं 4 बजे। तो ये दिल्ली का मॉडल है, बाकी राज्यों में भी ऐसा रहेगा कि बाकी कार्यकर्ता लड़े, बड़े नेताओं की रैलियों की जरूरत नहीं है? बाकी जगहों पर जिस तरीके की जो आवश्यकता होती है उस तरीके से काम होते हैं। राहुल गांधी को लेके बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, नौजवान नेता हैं ऐसा कहा जाता है ना। हम लोग नौजवान वेबसाइट हैं लल्लन टॉप, आप मिले राहुल गांधी से? बहुत बार, अनेकों बार। पहली बार कब मिले थे? पहली बार उनसे पार्लियामेंट में मिला था, वो सेंट्रल हॉल में बैठे थे। 2004 कि 9? 4 में तो आप हार गए थे। 2009-10 के करीब होगा। सेंट्रल हॉल बैठे थे, वो भी कॉफ़ी पी रहे थे। मुझे भी उन्होंने कहा कि हाउ आर यू। फिर वो मेरे बारे में पूछने लगे, क्रिकेट के बारे में पूछने लगे, क्या है, कैसे है। फिर वर्ल्ड कप के बारे में पूछा, क्या था, कैसे था। तो इस तरीके से उनसे अच्छा, ये पहली मुलाकात? हाँ, ये ऐसे भेंट मुलाकात हुई। फिर मैंने उनको बताया कि मैं जब छोटा था तो इंदिरा जी आती थी घर पर,
और हम लोग जाया करते थे पापा के साथ एक सफदरजंग रोड पे। और कैसे मैंने एक बार एक सफदरजंग रोड इंदिरा गांधी का बतौर प्रधानमंत्री निवास स्थल था जी। तो हमारे घर में कार्ड आता था मिसेस एंड मिस्टर भागवत झा आजाद, और वो आए और वो लोग चले जाएं और मैं घर पे अकेला रह जाऊं। छोटा था, 7-8 साल का, होश संभाल ली थी। तो मैंने एक दिन अपने माँ से पूछ दिया कि इन लोग के बच्चे नहीं हैं क्या जो ये लोग सिर्फ मिसेस एंड मिस्टर को भेजते हैं? तो उन्होंने यह बात जाके इंदिरा आंटी को बता दी। हाँ। तो उनको बताया तो बड़े ज़ोर से हंसी जैसे आप हंसे। हाँ। और उन्होंने फिर हमारे लिए हैदराबाद हाउस में पीसी सरकार थे, बड़े नामी जादूगर जी जी, उनको उन्होंने बुलाया हैदराबाद हाउस में। वो आए और वो हम लोग के साथ बैठी, हम लोग वहाँ बैठे और लगभग एमपीज थे, दूसरे लोग थे, उन सबों के लगभग हमारे 100-150 बच्चे रहे होंगे। अच्छा। हम लोग सब कोई थे। फिर हम लोग को बड़ा अच्छा केक मिला, टॉफीज मिली, चॉकलेट्स मिले। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, और उन्होंने फिर मेरे को बताया कि नहीं मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बड़े हैं। अच्छा। उस तरीके से उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे याद है अभी तक वो हमारे घर में पापा ने पहली बार ग्लाइडोलिया उगाया था। हाँ। तो और मिसेस गांधी को फूलों का बहुत शौक हाँ, है। तो वो आई थी उसमें। पापा ने स्ट्रॉबेरी पहली बार उगाई थी, तो वो आई थी दिल्ली में पहली बार स्ट्रॉबेरी और पहली बार ग्लाइडोलिया उगाया था। पापा तो खुद किसान बैकग्राउंड के थे, फार्मर खुद थे। सुबह 4 बजे उठते थे, अपना व्यायाम करते थे, सब काम करते थे। सिगरेट शराब की तो छोड़िए, चाय तक नहीं पीते थे। अच्छा। हाँ, बड़े ही वो थे, वो डिसिप्लिन थे, गांधीवादी। बड़ा मार खाया मैंने उनसे साहब। हाँ? बदमाशी करता था, बहुत मार तमाचे खाते थे? तमाचे खाता था, सोटी भी खाई है। कब तक खाई है? ये मैंने खाई होगी मेरे ख्याल से 93 में आखिरी बार खाई होगी जब आपने भाजपा ज्वाइन की। तब नहीं मिली? तब तो डांट खाई थी, मतलब मार बस बच गई थी, बाकी तो सब कुछ खा लिया था। तो वो थे। फिर अगर आज मुझसे कोई पूछे, भगवान पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं ही कहूँगा कि बाप का मार और माँ का प्यार। ये तो है, वो दरख्त सर पे रहता है तो सब सुरक्षित लगता है। तो आपने पिताजी का जिक्र किया, इंदिरा जी का, राहुल गांधी का जिक्र किया। जब आपने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया तब कीर्ति जी आपकी किससे बात हुई थी? मेरी राहुल जी से ही बात हुई थी। अच्छा, उन्हीं से बात हुई यहीं थी। दिल्ली में बात मुलाकात हुई? हाँ। और डायरेक्ट बात हुई या मदन मोहन झा या? नहीं, डायरेक्ट मेरी बात हुई थी। मैं डायरेक्टली उनसे मिला था। 2015 में ही या 2019 आते? 2014 के करीब मेरी बात हो गई थी। मुझे मालूम था कि ये लोग मेरे साथ करेंगे इस तरीके से, और मुझे सेवा करना था। और मैं राहुल जी के अंदर एक प्रतिभा देखता हूँ। लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों को आप देखें, भक्त लोग हैं, ट्रोल लोग हैं, वो गलत तरीके से पेश करते हैं। लेकिन उनके जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न देश हित में हैं। वो प्रश्न ज्वलंत प्रश्न है जिन संकटों से, समस्याओं से अभी देश गुजर रहा है। और ऐसे में मैं ये समझता हूँ कि उसका जवाब देना, मीडिया को अच्छी तरीके से कवर करना। आजकल तो ऐसा लगता है कि मीडिया कुछ कवर ही नहीं करती है। सवाल पूछना चाहिए सत्ता में बैठे हुए लोगों से, सवाल वो हमसे पूछते हैं। अरे भाई, हमने नहीं किया कुछ अगर, तो हमें हटा दिया गया। अब जो सत्ता में है 6 साल से, उनसे तो पूछो उन्होंने क्या किया। जवाब ये आपने ठीक कहा। इसीलिए मैंने आपके इंटरव्यू के पहले मनोज तिवारी का इंटरव्यू किया, बड़ा चर्चित हुआ वो भी इंटरनेट पर। और अच्छी चीज़ ये है कि आप दोनों ही लोग यूपी बिहार से आते हैं। मनोज तिवारी ने भी सब सवालों के जवाब दिए जिस तरह से आप दे रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ ये भी रही जो आप दोनों में ही, कि वो मीडिया पे एक लिमिट से ज़्यादा हमलावर नहीं होते हैं कि आपने ये सवाल कैसे पूछ लिया या आप बिके हुए हो जी। ये आजकल बड़ा चलन हो गया सब पार्टियों में, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तो वो तुरंत हमलावर हो जाते हैं कि आप ये सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब गड़बड़ है। पर आप लोग सवाल ले रहे हैं। तो राहुल से आपकी बात हुई, आप दरभंगा से 99 जीते, 2004 हारे, 2009 जीते, 2014 जीते। पर 2019 में राहुल गांधी ने आपको दरभंगा से टिकट नहीं दिया, धनबाद चले गए। ऐसा है, वो सीट जो थी, जो गठबंधन की सीट है, वो आरजेडी के पास है। पटना वाली सीट वो कांग्रेस के पास है। तो वो कांग्रेस की सीट मांग रहे थे, पटना वाली, और हम ये वाली सीट मांग रहे थे। लेकिन बात अंततः नहीं बनी तो आरजेडी खाते में चली गई। तो आरजेडी में मेरे जाने का तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं कांग्रेस में था ही। उसके बाद वो सीट मुझे नहीं मिली। मुझे कोई गुमान नहीं
आपका कार्यक्षेत्र पूरा वही, आपने जी, काम किया बतौर सांसद। जी, मैं वहाँ रहता तो मैं ज़रूर जीत जाता। हाँ। मेरे पास वहाँ 5,000 तो मेन कीर्ति सेना के वर्कर्स हैं, 15,000 नीचे गांव तक में हैं, हर गांव में हर टोल में मेरे वर्कर्स हैं। वह मेरी एक पूरी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। लेकिन मुझे कोई मलाल नहीं है। कप्तान जिस पोजीशन पे बैटिंग कराएगा या जब बॉलिंग कराएगा मैं करूँगा। मुझे कप्तान ने जो कहा मैंने वो किया। और उनको भी दुख था कि सीट नहीं मिल सकी, दरभंगा नहीं मिल पाई। मैंने कहा कि कोई इसमें चिंता करने वाली बात नहीं। धनबाद सिलेक्ट होने का क्या क्राइटेरिया था? अब यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या क्राइटेरिया था, लेकिन धनबाद गए, हमें लगता था कि हम वहाँ से जीत सकते हैं, जो हमें बताया गया था। लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें क्या होता है, जो हारने से डरता है वो कभी जीत नहीं सकता। ये तो आप बिल्कुल जो मैदान में नहीं उतरेगा वो कभी जीतेगा नहीं। आपने कप्तान का जिक्र किया राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के बाद कप्तानी छोड़ दी। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पे कीर्ति झा आज़ाद को क्या लगता है इस मूव के बारे में? उन्होंने एक बड़ी इमोशनल चिट्ठी लिखी थी राहुल जी ने इस्तीफा देते वक्त कि ऐसा हुआ, मैं कई बार अकेला लड़ता रहा और अब मैं पार्टी के लिए सहयोग करूंगा, लेकिन मैं अध्यक्ष नहीं चाहता हूं और चाहता हूं कि कोई परिवार से भी ना रहे। इस तरह की बातें चिट्ठी में हैं जो पब्लिक डोमेन में है। एक कार्यकर्ता का सेंटीमेंट होता है ना, अच्छा मेरे कप्तान ने अब ये फैसला लिया है, तो क्या रिएक्शन थी आपकी? देखिए, उनको वापस तो आना ही होगा। अच्छा, वो आएंगे वापस? आना ही होगा, उनको संभालना ही पड़ेगा। नहीं आएंगे तो हम सब धरना प्रदर्शन देंगे उनके घर के बाहर, उनको आना ही होगा। इकलौता विकल्प राहुल गांधी। देखिए, अभी अपने देश में 40% लोग ऐसे हैं जो 40 वर्ष या उससे कम उम्र के हैं। अभी आपको कहीं पर ऐसा नेतृत्व दिखता है राष्ट्रीय स्तर पर जो जवान हो, जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें ताकत हो, जो बोलने की क्षमता रखता हो, जो ज्वलंत प्रश्न उठा सकता हो? राहुल जी से है जैसा है कोई नहीं है। और ऐसे में आवश्यकता है कि वो आए। बिल्कुल लगता है मुझे। आप बता देना कौन है सामने? और देश की जनता को तो ऐसा नहीं लगा 2014-2019 कोई बात नहीं ना, तो उसमें क्या हो गया? पर आप लोगों की आस्था निष्कंप है। बिल्कुल है, और हम आएंगे वापस। आप देखिएगा 6 राज्यों में चुनाव भाजपा का हारना अपने आप में यह सिद्ध करता है कि अगली लोकसभा आते आते तक भाजपा मेरे ख्याल 10 या 12% रह जाएगी राज्यों में। अच्छा। और उसके बाद कांग्रेस का आना तय है और राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। और फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भी? अब वो तो पार्टी तय करेगी। उन्होंने तो अभी रिजाइन दिया है और मैं उनको भूतपूर्व या पूर्व नहीं मानता। मैं उनको अभूतपूर्व अध्यक्ष मानता हूँ। अभूतपूर्व अध्यक्ष जी। तो इस अभूतपूर्व शब्द के इस्तेमाल करने के पीछे क्या वजह है? क्या उपलब्धियां रही बतौर अध्यक्ष? उनका विजन, उनकी सोच, वो एक नई सोच लेकर के आए। नए लोगों को उन्होंने पार्टी से जोड़ा, जवान लोगों को संगठन में जगह दी, क्योंकि अब जवान लोगों का समय है। हम लोग भी कब तक राजनीति करेंगे? मेरी भी आयु 60 हो गई है, लगता नहीं वैसे 25 साल का जवान हूँ अभी भी वही ऊर्जा है शरीर में। आपकी 60 हो गई है, राहुल जी की 50+ है। हाँ, तो उनके पास है ना भी 20-25 साल करने के लिए। हाँ। तो मैं कब तक 70-75 तक कर लूंगा, उसके आगे तो नहीं ना। तो एक आदमी जिसके पास 25 साल हैं, अगर वो 75 तक करते हैं तो वह आगे चल सकते हैं ना। ऐसी क्षमता वाले कितने हैं? उन्होंने यंगस्टर्स को लेके आए हैं, नौजवानों को जोड़ा है, नई ऊर्जा आई है। तो यह सब तो फेरबदल होता ही रहता है संगठन में। प्रियंका गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? प्रियंका जी बड़ी अच्छी हैं। आपने कभी उनके भाषण सुने? कभी सोशल मीडिया पे उनको देखा है? जिस प्रकार से वो बोलती हैं, बात को रखती हैं। हाँ। मेरी उनसे भेंट है। अच्छा। उनसे भेंट है। वह संगठन को बड़ा अच्छा समझती हैं और आज वो महामंत्री हैं, तो यह पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। और खास करके जो ईस्टर्न यूपी का क्षेत्र वो देख रही हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत तो अच्छा पूरा ही हो गया, ईस्टर्न वेस्टर्न भी। अब ज्योतिरादित्य को मुक्त कर दिया गया, वो पूरे यूपी की महासचिव, पूरे यूपी को देख रही हैं। जी। हाँ, अच्छा, उसका प्रभाव अच्छा है। आपने ईस्टर्न यूपी का जिक्र किया। एक टर्म हम बहुत सुन रहे हैं दिल्ली के चुनाव में, पूर्वांचली वोटर। कैसे डिफाइन करते हैं पूर्वांचली वोटर? मतलब जो भी यूपी बिहार से आया वो पूर्वांचली है? दिल्ली का पूर्व? जो लोग ईस्टर्न यूपी और बिहार के हैं, हाँ। बंगाल से हैं, हाँ। उड़ीसा से हैं, आसाम से हैं, जो इस तरफ से हैं, यह लोग, झारखंड हो गए, छत्तीसगढ़ हो गया, यह लोग, आप छत्तीसगढ़ को भी पूर्वांचल नहीं, उसको आप पूर्वांचल कह सकते हैं। अच्छा। अन्यथा आपके पास यहाँ ब्रिज के लोग हैं, जी। वेस्टर्न यूपी में, जी। अवधी लोग हैं, जी, जी। ऐसे देखेंगे तो वेस्टर्न यूपी का क्षेत्र हो गया। उसके साथ यहाँ पर लोग पूर्वांचल के बहुतायत तो हैं,
लेकिन उसके अलावा अच्छी मात्रा में यहाँ पर लोग राजस्थान, महाराष्ट्र, थोड़ा सा कॉस्मोपॉलिटन है, सब बंगाल, तरफ से ही आते हैं। बंगाल, आसाम, पर सबसे बड़ा उड़ीसा, लोग बताते हैं ब्लॉक पूर्वांचली वोटर्स का हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सारे लोग हैं, उसमें ये बड़ा ब्लॉक है ना, सबसे बड़ा वोट ये है। अच्छा ये बताइए कीर्ति जी, अब ये इंटरव्यू समापन की तरफ बढ़ रहा है, मुकाबला किससे है, भाजपा या आम आदमी पार्टी? अभी तो मुकाबले में कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि ये तो पक्का चुनावी बयान है एकदम कि कोई नहीं है टक्कर में। तो फिर मैं नहीं बोलता। नहीं तो नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। क्या विधानसभा स्पेसिफिक की ओवरऑल 70 सीटों पे कोई नहीं है मुकाबले में? अब मैंने संभवतः, आप मेरे सीट के बारे में पूछ रहे थे। नहीं, मैं, आप प्रदेश के कैंपेन कमेटी के मुखिया हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरे दिल्ली प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने तो आपसे कहा मेरी सरकार बन रही है। मुकाबला किससे होगा, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से हाँ। ये दोनों आपस में निपट ले पहले, उसके बाद देख लेते हैं। तो एक यहाँ आते आते आखिरी खबर और मिली अभी तक की कि कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया है। तो आलोचना होती रही कि साहब आम आदमी पार्टी फ्री पॉलिटिक्स कर रही, फ्री भी इसकी पॉलिटिक्स, ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। फिर जब हमने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा तो उसमें भी बहुत सारी फ्री चीज़ों का ऐलान था। हाउ डू यू लुक एट इट कि ये जो फ्री वाली पोल प्रॉमिसेस हैं? लोगों का हक है, लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की तरह नहीं। अच्छा। कि अंत के 6 महीने में आपने दिया, नोटिफिकेशन 31 मार्च 2020 तक का है। चुनाव इस शनिवार को है, फरवरी खत्म, मार्च 31 मार्च 2020 में ये फ्री खत्म और दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है बिजली वाली, उसने कहा है साहब कि हमें बड़ा घाटा हो रहा है, हमको दाम बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये लोगों को नहीं मिलने वाला। केजरीवाल अपनी रैलियों में जैसे ये कहते हैं कि विपक्ष के उसमें मत आना, 5 साल जारी रहेगा, तो इसका काउंटर फिर आप लोग पेश कर रहे हैं जनता के सामने? क्योंकि ये बात हमसे मनोज तिवारी ने भी कही कि मार्च 2020 वाली डेडलाइन की बात, तो पब्लिक के बीच ये संदेश दिखा सकता हूं, आप कहें तो। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग पब्लिक के बीच ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि ये मार्च 2020 वाला। हाँ, बता रहे हैं लोगों को। अच्छा, हाँ, बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। अगर करना था तो 5 साल करते ना। आप लोग लेकिन फ्री कैसे मैनेज करेंगे फिर इकोनॉमी के मद्देनजर, बजट? देखिए ऐसा है, अगर आप इकोनॉमी को जानते हैं, करना जानते हैं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बैठा और इस विषय पर बात हो रही थी तो उसकी कैलकुलेशन की गई, उसमें से कहाँ से कैसे ये लोन लिया जाएगा या उसको क्या बढ़ाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, मतलब इसको आगे दाम नहीं बता रहा हूँ, दाम मतलब उसके दर नहीं बढ़ाए जाएंगे, बट उसका दायरा कैसे बढ़ाया जाएगा और क्या किया जाएगा, उस विषय पर बात हो रही थी। और ये तय हुआ कि 300 यूनिट फ्री करेंगे हम, क्योंकि हम दुकानदारों को भी फ्री देंगे। अर्थशास्त्रियों से पूछा, वो बोले कि ये, इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारों को इतना भत्ता देंगे, उतना भत्ता देंगे, पैसा कहाँ से आएगा? दिल्ली का तो इतना बजट ही नहीं कि बेरोजगारों को भत्ता दे सकें इतना, जितना कांग्रेस ने प्रॉमिस कर दिया है। साहब दिल्ली का तो बजट 2500 करोड़ तो विज्ञापन में चले गए साहब। ये तो इल्जाम खूब लग रहे हैं। 2500 करोड़ विज्ञापन में चले गए हैं। अगर ये पेंशन में होता तो क्या दिल्ली के अंदर लोगों को 5 साल पेंशन नहीं मिलती? और ये सारे पेंशन जो हमने बताए नहीं मिलती क्या? सबको मिलती ना। और 300 यूनिट फ्री भी होता। 2500 करोड़ कोई कम नहीं होते। दिल्ली मेरे संसदीय क्षेत्र से भी छोटा है, 1/4 है इसका साइज। दरभंगा इतना बड़ा है? जी हाँ, सारे लगभग सारे जितने लोकसभा, आप शहरों को छोड़ दीजिए, आप शहरों को छोड़ दें तो आप जानेंगे जो एक लोकसभा यहाँ पे है साउथ दिल्ली, इसका 4 गुना बड़ा है। मेरी दादी कहती थी कि पाँव हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है। आज भी आपका रेफरेंस दरभंगा ही आता है, धनबाद नहीं आता है। अब ठीक है, वहाँ से रहा हूँ तो वो ज़बान पे लगा रहता है। नहीं, अच्छी बात है। कीर्ति आज़ाद जी, आपने इतने धैर्यपूर्वक विस्तार से हमारे हिस्से के सब सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ, राजनीतिक दावों से नहीं, वो तो जनता के सहमत होने या सहमत होने की बात है। फिटनेस, आप 60 साल के कतई नहीं लगते हैं और लगता है कि अभी भी पैडिंग करके आप क्रिकेट के ग्राउंड पे मैदान में उतर जाऊं, आउट तो नहीं कोई कर पाएगा, चौके छक्के शायद ना मार पाऊं, हाँ, लेकिन आउट नहीं कर अभी खेलते हैं क्रिकेट आप? नहीं, अब कहाँ मौका मिलता है। क्या करते हैं फिटनेस के लिए? अभी मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप आम कैसे खाते हैं, पर फिटनेस के लिए क्या करते हैं ये तो बता दीजिए। फिटनेस के लिए 10,000 कदम रोज चलो। अच्छा, वो आपने लगा रखा है मीटर? मैं लगा के नहीं रखा, मुझे अंदाजा है। पॉलिटिक्स में ये तो रहता है, क्योंकि मिथिला का तो पॉलिटिक्स में खाना भी बड़ा रिच रहता है। हाँ, तो मछली भात, माछ भात तो खाते हैं हम लोग खूब। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि
दिल्ली के चुनाव आपके लिए नए सबक लेकर आए और दिल्ली की जनता, जो दिल्ली की जनता की नज़र में सर्वश्रेष्ठ वरीयता है, सर्वश्रेष्ठ उनके लिए विकल्प है, उसको चुने। आप चुनाव में ज़रूर हिस्सा लें, क्योंकि हमारी सब शिकायतों का अंत लोकतंत्र की उसी ड्योढ़ी पर होता है। आप देख रहे हैं नेताजी घेरे में। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं। संवाद जारी रहना चाहिए, क्योंकि इसी के ज़रिए कोई भी जमहूरियत, कोई भी लोकतंत्र, कोई भी डेमोक्रेसी मजबूती पाती है। शुक्रिया।